तो चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं दो थ्योरम्स, बड़ी ही प्यारी प्यारी थ्योरम्स हैं। ठीक है, पर उससे पहले हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक है वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपने पहले कर रखा होगा। तो एक हमारे पास आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये कैसी प्रोबेबिलिटी होती है? अगर हमें बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो ए इंटरसेक्शन बी की, या ये चलो थ्योरम में आएगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो ए की सच दैट बी हो चुका है। तो ये कैसे निकलेगा? इसका एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, एंड दैट इज़ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय जो नीचे बी है उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी। तो बस ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसमें कुछ खास है नहीं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हो चुका है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी निकालो बी की कि ए हो चुका है, ए की कि बी हो चुका है। तो मतलब नीचे वाला मीन्स कि ए हो चुका है, तो ये होता है पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय पी ऑफ ए। तो बस ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा था ना, ये चीज़ यहाँ से आ सकती है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अब हम जल्दी से अपनी वो दो प्यारी प्यारी सी थ्योरम्स डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास थ्योरम होती है एडिशन थ्योरम। एडिशनल क्यों लिख दिया मैंने? एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कोई भी मेरे पास दो इवेंट है, एंड जब भी मैं उन दोनों इवेंट का यूनियन करूँगा तो वो इक्वल होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। याद आ गया आपको? आ गया? ये एक फार्मूला, आप इसको याद रख लेना। ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकता है और बहुत ही प्यारा सा प्रूफ है इसका। अगर मेरे पास, मैं ये बना लेता हूँ वेन डायग्राम इसके लिए। ठीक है, लेट्स से ये ए डिनोट है और ये बी है। तो हम किससे स्टार्ट करते हैं? ए यूनियन बी से। तो क्या मैं ए यूनियन बी को ये लिख सकता हूँ? आप मुझे बताना, क्या मैं लिख सकता हूँ ए यूनियन बी को? ये मतलब बी को मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, इसका क्या मतलब है? ये मैंने पीछे भी बात की थी ना हमने स्टेटमेंट्स की। तो इसका क्या मतलब होता है? ए नॉट और बी एक साथ अगर हो जाए, बी क्या है मुझे बताओ? बी तो ये है। क्या मैं बी को ये लिख सकता हूँ बी इंटरसेक्शन ए नॉट? मतलब ए यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्या इस पूरे बी में कहीं ए है? नहीं है ना। तो बी को मैं बी इंटरसेक्शन ए नॉट लिख सकता हूँ मतलब। ठीक है, अब बस हम डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए नॉट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन भी है वेयर ए नॉट एंड बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, यहाँ पे दो सेट है ना, देखो एक तो ए इंटरसेक्शन बी है और एक ए है। तो ए एंड ए नॉट इंटरसेक्शन बी जो दोनों सेट है ये म्यूचुअली डिसजॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो एक कंडीशन आप यहाँ पे लगा लेना। बाकी हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, राइट? तो अब बताओ इसमें क्या लग जाएगा, क्या होगा यहाँ पे? ये तो हमने पढ़ रखा है ना, ये हो जाएगा पी ऑफ ए, और यूनियन का मतलब भी प्लस होता है, तो पी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी? ये वेन डायग्राम से देख के पता लगेगा, इसलिए मैंने बना लिया यहाँ पे, है ना। मतलब पी बी, बी क्या है यहाँ पे? बी ये पूरा है, पूरा ये भी है देखो, है ना। तो अगर इस पूरे बी में से मैं ए इंटरसेक्शन बी हटा दूँ, ये अगर मैं हटा दूँ तो मेरे पास ये वाला एरिया तो बचेगा, और ये वाला जो एरिया बचा ये यही तो है जो यहाँ लिखा है, राइट? तो मैंने इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया, और ये मेरे पास क्या आ गया? देखो ये फार्मूला आ गया। मुश्किल था क्या? मुझे बताना ज़रा, क्या ये मुश्किल था? बिल्कुल मुश्किल नहीं था, ये आराम से 2 नंबर का आ सकता है, राइट? अब ठीक है, ये था मेरे पास एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको आप याद रखना। इसका एक केस भी होता है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों तो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव याद करो क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, या फिर अगर मैं बोलूँ कि ए इंटरसेक्शन बी मेरा 5 होना चाहिए, तो अगर इनकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो यहाँ से हट जाएगा, राइट? 0 हो जाएगा ही। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के इक्वल होती है। बस सिंपल, क्योंकि यहाँ से ये वाली चीज़ तो हट जाएगी ना, ये तो 0 हो गया, 5 हो गया क्योंकि इनका इंटरसेक्शन। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको बता दी जो आपके सिलेबस में थी, इसको भी आपने याद रखनी है। चलिए अब जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं एक और थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मेरी क्या कहती है? जब भी मेरे दो इवेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। डायरेक्ट लिख के दे देता हूँ आपको, फिर समझाता हूँ। ये हो जाएगा पी ऑफ ए पी ऑफ बी एक केस में, और यही चीज़ हो जाएगी पी ऑफ लेट्स से ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ ए एक केस में। तो दो अलग अलग केस है। ये वाला केस कब होगा? ये वाला केस तब होगा व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, जब मेरे इवेंट्स
इंडिपेंडेंट होंगे। चलो इंडिपेंडेंट इवेंट्स से पढ़ लिया। ये कब होगा? व्हेन इवेंट्स आर डिपेंडेंट। अभी पीछे हमने क्या डिस्कस किया था? देखो पीछे हमने डिस्कस किया था ना, यहीं से ये फॉर्मूला आया, कैन यू इमेजिन, यहीं से आया है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं पी ए पी बी बाई ए लिख सकता हूँ ना, बस यही तो लिखा है मैंने, पी ए पी बी बाई ए। हाँ, या तो इसको पी बी कर लो, ठीक है, कोई दो चीज़ पहले होगी ना। देखो या तो पहले इवेंट ए अकर हो गया है, इवेंट ए अकर हो गया है, उसके बाद इवेंट बी अकर हो रहा है सच दैट ए हो गया है, ठीक है, तो या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा, दोनों ही पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है ना। तो ये चीज़ कब हो रही है? व्हेन इवेंट्स आर माई डिपेंडेंट इवेंट्स, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, और यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता क्या है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऐसे होते हैं व्हेन अकरेंस ऑफ एनी वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई भी कॉइन है, उसके दो आउटकम मेरे पास आ रहे हैं, या तो हेड या तो टेल। अब आप मुझे बताओ, हेड अगर मेरे पास आउटकम आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी लेट्स से इवेंट 1 है 1/2 है, तो अगर टेल जो सेकंड टाइम पे आएगा, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी पे कुछ अफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि पहली बार में हेड आ चुका है, नहीं पड़ेगा, वो तो अभी भी 1/2 ही रहेगी, है ना। फिर कोई जादू थोड़ा हो जाएगा भाई यहाँ पे। तो ऐसे इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। इनकी डेफिनेशन आपने लिखनी है तो आप लिख भी सकते हो। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर दोज इवेंट्स व्हेन द अकरेंस ऑफ एनी वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। या फिर और प्रिसाइसली अगर आपको लिखना है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर दोज इवेंट्स व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। दिस टाइप ऑफ इवेंट्स आर नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और जब इसका उल्टा हो कि जब एक दूसरे को अफेक्ट करने लग जाए तो वो डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बैग है, इस बैग में एक वाइट बॉल, दो वाइट बॉल है और एक रेड बॉल है। लेट से मैंने एक रेड बॉल इसमें से निकाल ली, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये बताओ, क्योंकि रेड बॉल आ जाए उस प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/3 है, क्योंकि एक ही रेड बॉल है एंड टोटल बॉल्स 3 है। अब मैंने इसमें से निकाल लिया, अब रेड बॉल हट गई, तो अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल आने की कितनी है? दो वाइट बॉल्स हैं, दो हैं, और दो ही क्या है टोटल बॉल्स बची हैं, अब क्योंकि रेड तो मैंने निकाल ली थी, तो ये तो 1 आ गया। एक पहले इवेंट की तो 1/3 आ रही है, पर दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ गया पहले इवेंट की वजह से। ऐसे इवेंट्स को हम डिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट इवेंट्स कह देते हैं जब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो जाती है किसी दूसरे की अकरेंस की, तो उसे हम डिपेंडेंट इवेंट्स कह देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई? ठीक है, आसान था बहुत। एग्जैक्टली। तो अब हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी डिस्कस कर ली। चलिए बेस थ्योरम देखनी है हमें, बेस थ्योरम भी देख लेते हैं।